हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि मेल में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसका कैंसर देखने वाले कि वो कैंसर क्यों होता है, कब होता है, कौन से एज में होता है और उसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर, कोज सब देखने वाले। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैंने वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रोस्टेट क्या होती है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि यूरिथ्रा के नीचे होती है, मेल में होती है। और ये क्या काम करती है? ये मेल में जो सीमन होता है, सीमन बनाने में मतलब उसमें हेल्प करती है। सीमन में से मेल का जो सीमन होता है उसका कुछ पार्ट बनाती है, ये भी तो उसमें हेल्प करती है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। प्रोस्टेट कैंसर एडिनो कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन genitourinary cancer is main. It is considered as the disease of elderly men because of 70% of the cases are amount to 70 to 90 years age group. The cancer benign in the periphery of gland and moves centrally, so the patient remain asymptomatic initially and obstructive symptoms occur in later stage। यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि जो ये होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है? 70 से लेके 90 की एज में। यानी कि ये जो कैंसर होता है वो लगभग बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड एज में होता है पेशेंट की, किसी की भी होता है, मतलब जवानी में ये नहीं होता। अगर आपकी एज 40 या 50 से कम है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कैंसर नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो बहुत स्लो होगा। वो 40 के से पहले तो कभी नहीं हो सकता, आपको 50 तक बहुत रेयर चांस होते हैं जिनमें हो जाता है, या आपको 50 के बाद में होगा। यहाँ पे एज दे रखी 70 to 90। और ये जो होता है तो क्या होता है, ये पेरीफेरी में होता है, यानी कि वहाँ पे नहीं होता, अंदर नहीं होता ज़्यादा। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसके मतलब कवरिंग होती, मतलब लेयर होती है, उसी पे होता है। और इसके साइन दिखाई नहीं देते पहले आपको, बाद में ये पता चलता है। तो इसलिए आपको 50 या 70 के बाद में आपको चेक करवाते रहना चाहिए डॉक्टर को कि आपके कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो गया। इसमें क्या साइन होते हैं? जैसे आपको अगर यूरिन करने में परेशानी हो रही है, बार बार यूरिन करने का मन कर रहा है, लेकिन आप जाते हो तो आपका पूरा यूरिन नहीं निकलता। और रात में बार बार उठना, टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम जाते हो, पेशाब की धार नहीं बनना, ये इसके कारण हो सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ प्रोस्टेट। यानी प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? एक मैलिग्नेंट सेल ग्रोथ होती है प्रोस्टेट में। इसमें मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें कैंसर हो, यानी कि जिन सेल्स में कैंसर होता है उनको अपन मैलिग्नेंट बोलते हैं। और बिनाइन किसको बोलते हैं? कैप्सूल फॉर्म में होता है जो, और उनमें कैंसर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब इसका कॉज देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, यानी कि किसके कारण होता है, ये कारण क्या होता है इसका। तो इसका एग्जैक्ट कॉज, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर आर नॉट नॉन। इट डेवलप बिकॉज ऑफ चेंज इन जीन्स एंड जीन मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट कॉज यानी फिक्स जो कारण है वो पता नहीं है, लेकिन इसका जो नॉर्मल है वो जीन म्यूटेशन के कारण हो जाता है ये। फिर यूजुअली मेल हार्मोन्स रिलेटेड जीन्स आर फाउंड इन एसोसिएटेड विथ प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि मेल में जो हार्मोन होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। फिर अगर मेल में जो हार्मोन है उनकी कमी है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो सकता है कमी हो या ज़्यादा हो। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइटरी फैक्टर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन अल्टरेशन। यानी कि जीन में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। एनवायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से जीन में प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर थेरेपेटिकली ऑल मेन आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि मेल में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है ये। फिर द प्रिविलेंस इंक्रीज विथ एज इसकी एज अबाउ 50 ईयर्स, यानी 50 ईयर्स से पहले नहीं होता ये। और फिर डाइट, फैटी डाइट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि आप इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया है। यानी कि आप इसमें डाइट ले सकते हो। डाइट में क्या है? फैटी डाइट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। फैटी डाइट नहीं लेनी है आपको, ये स्टिमुलेट कर देती है इसको, प्रोस्टेट कैंसर को। फिर है हेरिडिटरी, मेन हु हैव ए फादर ऑफ ब्रदर्स विथ प्रोस्टेट कैंसर आर इंक्रीज रिस्क। यानी कि अगर किसी के पिताजी में या भैया में अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसमें होने के चांसेस भी ज़्यादा है, यानी कि हो सकता है। फिर हार्मोनल चेंजेस, किसी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उस टाइम पर भी होने का चांसेस ज़्यादा है। वैसे हार्मोनल चेंजेस प्यूबर्टी में होता है, लेकिन ये कैंसर प्यूबर्टी में नहीं होता, ये 50 के एज के बाद में होता है। फिर फिजिकली
एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई बैठा रहता है पूरे दिन पड़ा रहता है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करता, तब भी आपको ये हो सकता है। फिर केमिकल फैक्टर, यानी कोई भी केमिकल्स यूज करता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे अल्कोहल करता है, अल्कोहल ड्रिंकिंग करता है तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर अदर पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर, यानी कि और कौन कौन से पीपल इसमें हाई रिस्क में रहते हैं। जैसे मेन हु आर यूज टू मच एल्कोहल, देखो यहाँ पे आ गया, जो ड्रिंकिंग करता है उसमें हो सकता है। फार्मर्स में हो सकता है क्योंकि वो केमिकल्स है यूज करते रहते हैं। फिर मेन हु ईट टू मच एनिमल फैट, यानी कि कोई अगर एनिमल फैट खाता है तो उसको भी हो सकता है। फिर रबर टायर्स प्लांट वर्कर्स, यानी कि रबर के टायर्स के इनमें जो काम करते हैं उनको भी ये हो सकता है। फिर स्टेजिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि स्टेज होती है प्रोस्टेट कैंसर की 4 स्टेज होती है, तो ये कैसे होती है वो देख लेते हैं। स्टेज इंडिकेटेड द एक्सटेंट ऑफ कैंसर, यानी कि ये स्टेज बताती है कि कैंसर कितना फैल गया है, तो अपन स्टेज से पता कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज पे है कैंसर। तो स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होता है, अर्ली स्टेज होती है, इसमें आपका कैंसर इज लोकलाइज एंड नॉट स्प्रेड आउटसाइड द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि इसमें जो कैंसर होता है वो केवल का प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है और कहीं पे भी स्प्रेड नहीं होता। फिर स्टेज थर्ड में क्या है, लोकली एडवांस ट्यूमर, यानी कि इसमें एडवांस ट्यूमर हो जाता है। कैंसर है स्प्रेड टू सेमाइनल वेसिकल, यानी कि जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड होती है जिसमें सेवन यूरिथ्रा के पास पहुंचते हैं उसमें से होते हुए तो उसमें स्प्रेड हो जाता है। थर्ड स्टेज में कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर। फिर फोर्थ स्टेज है एडवांस स्टेज है, ये एडवांस कैंसर, इसमें एडवांस कैंसर हो जाता है और इसमें जो कैंसर होता है वो लिम्फ नोड में और अदर टिश्यूज ऑर्गन्स में फैल जाता है, तो फिर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में पता चल जाता है कैंसर का, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। नॉर्मली दवाइयों से ट्रीट भी हो जाता है, जैसे शुगर की और बीपी की दवाइयाँ चलती है वैसे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आप सर्जरी करवा के इसको रिमूव भी करवा सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी। फिर इसका क्लिनिकल फीचर है, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर होने पर आपको क्या क्या साइन दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है इनिशियली पेशेंट इन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, क्लिनिकल फीचर्स आर एडवांस स्टेज आर। फर्स्ट है यूरिनरी टेंशन, यानी कि यूरिन बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा, धीरे धीरे आएगा। ड्रिपलिंग, यानी बूंद बूंद यूरिन गिरेगा, आप यूरिन करने जाओगे तो एक साथ आपकी धार नहीं बनेगी। फिर है यूरिनरी ड्रिबलिंग और लीकेज ऑफ यूरिन, ये भी वही बता रहा है कि आपका यूरिन मतलब ड्रिबलिंग बूंद बूंद गिरेगा और लीकेज होगा आपका यूरिन, मतलब जब आप टॉयलेट करके आ जाओगे तब भी आपका यूरिन निकल सकता है। फिर है स्लो यूरिनेशन स्टीम, यानी कि आप अगर धार बांध के प्रेशर से यूरिन करोगे तब भी आपका यूरिन निकलेगा नहीं, धीरे धीरे निकलेगा। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम, यानी कि स्टॉपिंग स्टार्टिंग, कभी कभी आपका यूरिन रुक भी सकता है, आप टॉयलेट करने की बहुत प्रयास करोगे लेकिन आपको यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। फिर है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि स्पेशली एट नाइट, यानी कि आपको रात में बहुत बार यूरिन करने का मन करेगा लेकिन आपका यूरिन होगा नहीं, पेशाब करने जाओगे लेकिन पेशाब नहीं कर पाओगे। फिर अदर क्लिनिकल फीचर्स आर, और क्या क्या हो सकता है इसमें, हेमेचोरी हो सकता है, यानी कि ब्लड आ सकता है यूरिन के साथ। फिर बैक पेन, हिप पेन, बैक पेन में हो सकता है, हिप पेन हो सकता है, कुल्लों पे आपकी दर्द हो सकता है। ओनली वेन केज आर स्प्रेड टू बोन्स, बोन्स में दर्द हो सकता है। फिर है ओलिगोयूरिया, इसमें आप अगर आपकी किडनी में पहुंच जाता है कैंसर तो उसकी वजह से आपको ओलिगोयूरिया हो सकता है। फिर वेट लॉस, आपका वेट लॉस हो सकता है। पैरालिसिस अगर इट इज स्प्रेड टू स्पाइनल नर्व, और फिर यानी कि आप पैरालिसिस भी हो सकते हो अगर ये आपका प्रोस्टेट कैंसर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर पहुंच जाता है तो आप पैरालिसिस भी हो सकते हो। फिर वीकनेस एंड नोजिया वोमिटिंग, ये नॉर्मल, आपको उल्टी वगैरह भी हो सकती है, वीकनेस आ सकती है शरीर में। फिर प्रोस्टेट कैंसर गिवन नॉट ए टिपिकली विनिंग साइंस, इट इज़ यूजुअली ग्रो वेरी स्लोली एंड इट्स सिम्टम्स आर रिलेटेड टू एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट एंड आर टिपिकली ऑफ BPH, यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, यानी कि आपका जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो वैसे तो बहुत कम ग्रोथ करता है, धीरे धीरे स्प्रेड होता है, लेकिन अगर आप इसका चेकअप नहीं करवाते तो आपको ये स्प्रेड मतलब आपको हानि पहुंचा सकता है और इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है अगर लास्ट स्टेज फोर्थ स्टेज चला जाता था। फिर है स्प्रेड ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर ग्राउंडली increase in size, it grows through the prostate capsule and the fat surrounding capsule, then it's grow in various directions। इसमें फर्स्ट टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पहले जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो किधर किधर फैलता है वो यहाँ पे बताया गया। तीन स्टेप है। पहले में फर्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर के पास पहुंचेगा क्योंकि वही सबसे वास्ट में होता है। फिर सेमाइनल वेसिकल्स के पास पहुंच जाता है और फिर लिम्फ नोड और पेल्विस इसमें पहुंच जाए। अब इसमें डायग्नोसिस, इसका अपन चेक करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट इसमें सबसे फर्स्ट टेस्ट है एक कॉम्बिनेशन ऑफ PSA टेस्ट, आपको 50
की एज के बाद में करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, अगर आप मेल हो तो, क्योंकि ये फीमेल में नहीं पाया जाता। तो अगर आप मेल हो तो ये मेल में ही होता है। तो आपको 50 के बाद में टेस्ट करवाता रहना है। PSA क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे आपका पता चल जाता है कि आपके कैंसर है नहीं। अगर इसमें आपका फिर एक और टेस्ट होते हैं, अगर उनमें भी आपको पता नहीं चलता तो फिर आपकी बायोप्सी ली जाती है, उसमें आपका कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपके प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं। तो फर्स्ट क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है एंड DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज बेस्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि ये टेस्ट सबसे बेस्ट है करवाने के लिए। नॉर्मली ये आप करवा सकते हो। फिर ओनली 25% कैंसर्स आर डिटेक्टेड बाय DRE, होल अदर्स आर डिटेक्टेड बाय एब्नॉर्मल PSA। यानी कि 100 में से केवल 25% केस किस में से पता चल जाते हैं, DRE से, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से, और 75% केस है वो किससे पता चलते हैं, PSA से। ये PSA टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फिर DRE सोल्ड PA साइज न्यूडल्स इन लेफ्ट, PSA greater than 10 ml mg most specific and sensitive markers by the transrectal needle biopsy। यानी कि अगर इन दोनों से भी आपका पता नहीं चलता प्रोस्टेट कैंसर का, तो ये यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, बायोप्सी करवा सकते हो ये निडल से। बायोप्सी क्या होती है, आप एक निडल से आपका जो प्रोस्टेट है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको चेक करवाते हैं, मतलब उसकी रिपोर्ट चेक करवाते हैं कि उसमें कैंसर की चीज सेल है या नहीं, उससे पता चल जाता है, कन्फर्मेशन हो जाता है। कैंसर का कन्फर्मेशन टेस्ट ही है बायोप्सी, कोई सब कैंसर हो। फिर अब बाय TRUS ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी आप पता कर सकते हो। इसका मैनेजमेंट है, यानी कि अगर आपको हो गया कैंसर तो फिर आप क्या करवा सकते हो प्रोस्टेट कैंसर में। इसमें क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैंसर स्टेज, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टेज पे डिपेंड करता है कि कैंसर को ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट सेकेंड स्टेज का मैंने बताया था कि आपके दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन फोर्थ जो स्टेज का होता है वो आपकी सर्जरी स्टेज होगा। तो फर्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द कैंसर स्टेज आर अदर्स फैक्टर दैट आर द 4 मेन ट्रीटमेंट ऑब्टेन्स फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, एक्टिव सर्विलेंस सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी। इसमें फर्स्ट है यानी एक्टिव सर्विलेंस, यानी मतलब आप दवाइयों से भी ठीक कर सकते हो, सर्जरी से भी कर सकते हो, रेडिएशन थेरेपी से भी कर सकते हो, एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी से भी कर सकते हो। फॉर द अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट इंक्लूड, जो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कैंसर, उनको ट्रीटमेंट इन चीज़ों से अपन कर सकते हैं। फिर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इफ द प्रोस्टेट कैंसर हैज स्प्रेड ट्रीटमेंट में भी इंक्लूड, हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं अपन टू रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि अगर किसके हार्मोन लेवल गड़बड़ है तो उसमें अपन हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH दे सकते हैं और फ्लोस्टामाइड दे सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रग दी गई है, टाइप दी गई, एक्शन दिए गए, यानी कि ये ड्रग है ग्रोसलिन। इसमें क्या करते हैं, ये क्या करती है, जी टाइप है GnRH अगेंस्ट, इसके काम करती है। ये क्या करती है, इनिशियली स्टिमुलेट LH लेटर कोज लो टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देती है। फिर DES डाइथिनाइल एस्टिब्लास्टरोल, ये क्या करती है, एस्ट्रोजन क्या करती है, इनहिबिट LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सिस्टोटॉक्सिन इफेक्ट ऑन द ट्यूमर सेल्स, यानी कि इसको इफेक्ट वो कम कर देती है। फिर थर्ड है सिप्रोटिन एसिट्रोटिन, ये क्या करती है, स्टेरॉयड एंटी एंड्रोजन्स को कंप्लीट विद DST फॉर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इनको ये ठीक कर देती है। फिर है कीटोकोनाजोल, ये क्या करती है, स्टेरॉयड सिंथेसाइज इनहिबिटर्स को क्या करती है, ब्लॉक्स मल्टीपल एंजाइम्स इन द स्टेरॉयड पाथवे, ये ब्लॉक कर देती है मल्टीपल स्टेरॉयड पाथवे को। फिर है इसके सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि इसकी सर्जरी कौन कौन से करते हैं अपन। इसमें फर्स्ट है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं, रिमूव ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स एंड एम्पुलाई ऑफ वेसा डेफिशिएंसी, इट इज इंडिकेट इन स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि इसमें क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स को रिमूव कर देते हैं। सेकंड है क्रायो सर्जरी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं, उसको जलाकर बाहर निकाल देते हैं। फिर थर्ड है एंड्रोजन एब्लेशन थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, इट इंक्लूड बाइलेटरल ऑर्जियोस्टोमी, और सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन LHRH अगेंस्ट decrease LH release from pituitary which then decrease testosterone production in the testes, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम कर देती है। फिर आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट इट रेगुलरली
monitored for recurrence and spread of the cancer. It involves routine checkup and level of PSA done twice a year for the first 5 years after surgery. यानी कि सर्जरी के बाद 5 साल तक आपको PSA चेक करवाते रहना हर साल, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो रहा, क्योंकि सर्जरी तो कर दी गई है लेकिन उसके बाद अगर वो स्प्रेड हो रहा है तो इससे पता चल जाता है। 5 साल तक आपको चेक करवाना चाहिए। ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये आपको लेना, मैं आपको PDF भेज दूँगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। रिड्यूसिंग एंजाइटी, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग ऑफ ब्लीडिंग। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।